नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रभात खबर काव्य पूर्णिमा। मैं हूं रजनी ईशानी। आज हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि लेखक धर्मवीर भारती की जयंती है। सबसे पहले हम उन्हें नमन करते हैं और आपका स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं झारखंड के मशहूर कवि उत्तम पीयूष। ये देवघर जिले के मधुपुर के रहने वाले हैं। उत्तम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्ते। जोहार। अभिनंदन। उत्तम जी की खासियत यह है कि वो जिंदगी से, आम जिंदगी से जुड़ी कविताएं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तम जी, आपकी रुचि कविताओं में कब से हुई? क्या आप बचपन से लिखते थे या क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर के इस आयोजन काव्य पूर्णिमा के प्रति आभार प्रकट करता हूं। इस बहाने मैंने कई समकालीन श्रेष्ठ, अच्छे और नए रचनाकारों को सुना। गंभीर रचनाकार आए और मुझे बहुत आनंद धन्यवाद। आया। तो सबसे धन्यवाद पहले मैं आप सबों को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। जी। धन्यवाद। मेरे बचपन से जो चीज मेरे साथ रही, जी। वो चीजों को देखने और समझने की जो एकांत समझ है, वो उस एकांत समझ ने बाद में कविता का स्वरूप ले लिया और शायद उसी ने मुझे बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे खतरों से बचाया और बहुत सारे मार्ग जो हैं वो मुझे मिले उस यात्रा पर। तो कविता, जिसे आप फॉर्मेट में कविता कहते हैं, वो जीवनानुभव है और पता नहीं वो किस ओर जाएंगी और क्या करेंगे, इसका पता तो मुझे आज तक नहीं है। लेकिन उससे एक चीज हुआ कि यात्रा में थोड़ी मुलायमियत आई, थोड़ा आदमी बन सकने की सुविधाएं आई, थोड़ा सा महसूस करने लायक जो परिस्थिति है वो बनती चली गई। और शायद जीवन को इस स्तर पर महसूस कर पाना एक अलग सुख देता है। आज मैं कविताएं लिखता हूं या नहीं, इस पर तो आलोचक समझें, पाठक समझें, लेकिन जिंदगी को उस रो में जीता हूं तो यह कृपा है उस निजी एकांत अनुभवों का जो मुझे बचपन से मैंने अपने साथ साथ रखा है और आज भी वो जारी है। मेरा सवाल ये है उत्तम जी कि जो आपके अनुभव थे वो कविता के रूप में कब ढले? बचपन में ही आपने लिखा? आपकी पहली कविता कब बनकर तैयार हुई? वो मुझे लगता है कि वो मैं 8वीं 9वीं कक्षा में था और वो हाफ पैंट पहला जमाना था। और 10वीं तक आते आते क्लास 10 में वो कविताएं लिखी गई और वो कविताएं कॉपी के सबसे पिछले पन्नों पर हुआ करती थी, जो बाद में हमारे कॉलेज की पत्रिका में डॉक्टर विष्णु किशोर झा बेचन, जो हमारे मारवाड़ी महाविद्यालय भागलपुर के हिंदी विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने मेरी कॉपी गर्मियों की छुट्टियों में रख ली। ये लड़का सबसे पीछे बैठकर क्या लिखता है। तो मैं जब गर्मियों की छुट्टी में मधुपुर आ रहा था वापस, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या लिखा करते हो। तो मैं सकुचाया उतने बड़े विद्वान के सामने। और मैं उसमें हम लोग इंटरमीडिएट में साइकिल और हाफ पैंट में ही जाया करते। तो वो बचपन का जाना और एक नई चीजें आ रही थी जीवन में, तो उन कॉपियों को उन्होंने रख लिया और बाद में वो उन्होंने वहां की पत्रिका मालिनी में वो चीजें प्रकाशित हुई। तो वो कविताएं यदि अभी देखें तो वो 8वीं 9वीं की कविताएं हैं और वहां से एक सफर शुरू होता है। तो आपको याद है वो कविता? अ, कविता तो याद नहीं है, लेकिन विषय कुछ याद है कि चलिए, एक विषय देश विषय प्रेम विषय पर की था। चर्चा कर दीजिए आप। विषय की। हाँ, एक देश प्रेम पर था हम्म। और एक माँ पर था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं लौट कर आया था और वो किताब जब मैंने पहली बार माँ को दी थी, वो स्मारिका जो कॉलेज मैगजीन थी, और तो मैंने माँ को उस कविता को पढ़ने के लिए दिया, तो माँ अभिभूत हो गई थी और
मुझे सीने से लगा लिया था। मुझे नहीं मालूम कि उन कविताओं में कितनी कविता थी, लेकिन भाव थे, और शायद माँ को समझने की वो पहली सीढ़ी थी। तो तो माँ देश पर। और देश प्रेम, जी। माँ और मातृत्व, ये दो बीज अक्षर है मेरी रचनाओं का जी। उस समय। जी, उस समय की बात कर रहे हैं। बाद में जब आप अनुभव से और परिपक्व हुए, तो क्या आपने माँ पर कोई कविता लिखी, और अगर लिखी तो फिर उसको जरा मुझे लगता सुनिए। है कि मैंने एक दो कविताएं माँ पर लिखी, हम्म। जो उन्नयन में इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, उसमें छपी थी। श्री प्रकाश मिश्र उसके संपादक हुआ करते थे। तो वो कविताएं भी अब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी एक किताब आई थी, शायद उस संग्रह में हो, चीख सकते तो पहले पेड़ चीख। उस संग्रह में वो कविता है, लेकिन तो वो आप अब सुना मेरे पाएंगे टेबल पर उसको? अभी नहीं। अभी तो उपलब्ध नहीं है, क्षमा करेंगे। अच्छा, तो जो अभी आपके पास मौका उपलब्ध है, तो उसमें से कुछ सुनाइए। जो कविताएं अभी हैं, जी। अभी के दौर की कविताएं, हम्म। मैं कुछ एक या दो कविताएं सुनाता हूँ, फिर बातें आगे बढ़ेंगी। जी। शायद कविता से कुछ माहौल बनता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बहुत सारी बातें कहनी थी, वो कविताओं में आकर, और कविताएं भी क्या हैं वो उसको ठीक से मैं बता नहीं सकता, हुई कि नहीं हुई इसकी व्याख्या करने के लिए मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है, बस मैं लिखता हूं। कविता का शीर्षक है वजूद। हुजूर। आदमी मरते दम तक नहीं मरता। आदमी मरते दम तक नहीं मरता। नाउम्मीदी और तन्हाइयों के विकट अंधेरों में भी टटोलने पर माचिस डब्बे में आखिरी तीली मिल ही जाती। नाउम्मीदी और तन्हाइयों के विकट अंधेरों में भी टटोलने पर माचिस डब्बे में आखिरी तीली मिल ही जाती है। भीड़ में दम घुटता है, सांसें अटक सी जाती है। भीड़ में दम घुटता है, सांसें अटक सी जाती है। खाली सड़कें बहुत सहलाती हैं। खाली सड़कें बहुत सहलाती हैं किसी दोस्त की तरह। और आज भी दुनिया की बहुत सारी सड़कें डराती नहीं हैं। और आज भी दुनिया की बहुत सारी सड़कें डराती नहीं हैं। चांद कब मरा है जो मरेगा? चांद कब मरा है जो मरेगा? एक निहायत गैर मामूली इत्मीनान। एक निहायत गैर मामूली इत्मीनान। कुछ पुराने खत, पुराने ही, अब नए कहां। जी। कुछ पुराने खत पुराने ही, कुछ गजलें पुरानी ही, और कुछ पुरानी यादें। एक निहायत और गैर मामूली इत्मीनान। कुछ पुराने खत पुराने ही, कुछ गजलें और कुछ पुरानी यादें। रात भर छज्जे से, छत से हर हरा कर गिरता बारिश और उसके पानी की आवाज, और छुपी हुई एक खनखनाती हुई सी हंसी। और छुपी हुई एक खनखनाती हुई सी हंसी। गिलहरी, मोर, खरगोश, हिरन, जंगल और नदियां। गिलहरी, मोर, खरगोश, हिरन, जंगल और नदियां धरती के 5 करोड़ वर्षों की उम्मीदों को मरने नहीं दी। गिलहरी, मोर, खरगोश, हिरन, जंगल और नदियां धरती के 5 करोड़ वर्षों की उम्मीदों को मरने नहीं देती। आखिरी मिनट तक जीवन का स्टेडियम खचाखच भरा है। आखिरी मिनट तक जीवन का स्टेडियम खचाखच भरा है। हर लम्हा, हर एक हरकत धड़कनों को तेज कर रहा है। हर एक लम्हा, हर एक हरकत धड़कनों को तेज कर रहा है। आदमी हो या वक्त, आदमी हो या वक्त, मरते दम तक नहीं मरता। आदमी हो या वक्त, मरते दम तक
नहीं मरता। बहुत बहुत बेहतरीन, हर शब्द मार्क, बहुत प्रभावशाली कविता। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे मैंने कई कवियों से बात किया तो उनका ये कहना रहता है कि कविताएं जो है अनुभव, मानव मन की अभिव्यक्ति तो हैं, लेकिन उनमें एक शिल्प है, एक, क्योंकि वो कला की चीज है, तो उसको लिखने वाले जो होते हैं वो उसको शिल्पकार की तरह संवारते हैं। तो आपको क्या लगता है जो आजकल के युवा कवि हैं वो उस शिल्प का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या शिल्प की जरूरत नहीं है कविताओं को? आप कैसे सोचते हैं इस बारे में? जहां तक मैं समझता हूं इसमें साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र की जो व्याख्याएं हैं वो एक उच्च स्तरीय है। लेकिन मैं जनपद का कवि हूँ और थोड़ा ठेठपन है, और शुरू से थोड़ा सा ऑफेंसिव रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ तो आगे बढ़कर खेलता रहा हूँ, बातें करता हूँ तो थोड़ी सी आक्रामकता आ जाती है, और शायद कविताओं में भी मैं रिएक्शंस चाहता हूं, यानी कि मैं प्रतिक्रियाएं चाहता हूं। मैं कहकर चुप नहीं रहने वाला हूं। तो इस कहने में तनाव से गुजरता हूं और चाहता हूं कि सुनने वाला भी तनाव से गुजरे, क्योंकि कुछ होना है अगर, तो उसमें अब अनगढ़ भी रहे बातें अगर आपको रिएक्ट करा सकती हैं, तो वह कितना शिल्प उसका गढ़ा हुआ है और शिल्प कितना अनगढ़ है इसकी परवाह नहीं करता। और शायद इसमें मैं थोड़ा सा कबीर के करीब हो जाता हूं कि भाखा जैसो होए, यानी भाषा जैसी भी हो उसको भाव अनूठो चाहिए, भाव में प्रबलता होनी चाहिए। जो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, वो जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, यानी कि जो पैशन है आपके अंदर, जो जिद है, जो बदलने की जिद है। आखिर कविता में हम आए क्यों हैं? अगर चीजें बदलती नहीं है, अगर हमारे अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, हम में थोड़ी बेचैनी नहीं होती है, थोड़ा सा थोड़ी सी जो है वो करवटें हम नहीं लेते हैं, थोड़ी सी रातों को रत जगा नहीं कर सकते हैं, तो कविताएं लगता है अपना काम नहीं कर रही हैं। ये एक मखमल से गुजरने जैसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस रास्ते से गुजरते हुए मुझे बाबा नागार्जुन ज्यादा बहुत करीब लगते हैं कि घर में घुसकर क्या लिखता है, आ तेरे को सैर कराऊं टके शेर तो बम बिकता है। ये उतना बुद्धिजीवी टाइप का मैं गढ़ा हुआ शिल्प विश्वास नहीं करता। थोड़ी तोड़फोड़ हो जाए, थोड़ी सी बेतरतीबियत, अगर आपसे अभी मैं संवाद कर रहा हूं या काव्य पूर्णिमा में उपस्थित हूं, तो हो सकता है कि बहुत कुछ सिस्टम में नहीं हो सकता है कि मेरी बातें आधी सुनी जाए, आधी सुनी ही नहीं जाए, आप आधी बातें कहें और आधी कहें भी ना, लेकिन संकेत तो सभी समझते हैं। और जो संकेत नहीं समझते हैं उनको शब्दों में अब और ठेल कर या ठूस कर नहीं समझाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कविता शब्दों से ज्यादा संकेतों में होती है, उतनी अपनी भंगिमाओं में होती है। थोड़े थोड़े बहुत तो नदियां भी हैं जहां हम पांव धोते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन वो माटी काटते चलती है, माटी बनाते भी चलती है, माटी काटते भी चलती जो बात आप कह रहे हैं, ऐसी कोई कविता जो आपको लगा कि आम लोगों को सबसे ज्यादा, आम लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाली हो, जिसका मतलब रिएक्शन सबसे ज्यादा आया हो, ऐसी कोई कविता आप मुझे सुनाइए भाई। है। लोगों के बीच मैं रहता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी कविताएं लोग मुझे दूसरे लोग भी सुनाते हैं, लेकिन उन कविताओं में जैसे एक महिला ने मुझे फोन करके कहा था, वो महिला मुझे याद है। उन्होंने मेरी इस कविता को पढ़कर, इसमें बहुत हल्ला नहीं है और न ही बहुत शैलियां हैं या गढ़ापन है, लेकिन वही खामोशियां हैं और जो आहटे हैं। इस कविता का शीर्षक है उत्सव के बाद। उत्सव, हमारा, हम उत्सव जीवी हैं और भारत तो एक उत्सव जीवी देश ही है, जी। लेकिन उत्सव के बाद कविता का विषय है। उत्सव के बाद ये ठीक वैसे ही जैसे मेरी ये कविता थी स्कूल बस में आखिरी बच्चा।
जो सबसे आखिरी बच्चा स्कूल का होता है, बस में घर लौटते हुए, और शाम हो जाती है और नाइट पर वो सारे शहर की रोशनी जल जाती है, और खेल का जो मैदान है वो धीरे धीरे लोग अब जाने शुरू हो जाते हैं, लौटने, तब वो बच्चा घर पहुंचता है ट्रैफिक से। तो सबसे आखिरी आदमी जिसके लिए मैंने कविता लिखी थी, अंतिम गांव, जैसे आखिरी बच्चा, इस तरह से उत्सव के बाद, छोटी कविता है, मैं सुनाता हूं। जी। थम गई शहनाई, थम गई शहनाई, सूखे फूलों को कहा गया हटो। थम गई शहनाई, सूखे फूलों को कहा गया हटो। अशोक के पत्ते छीन लिए गए, अशोक के पत्ते छीन लिए गए। कांपती हुई दीप शिखा में मां आंगन बुहारती रोती रही। कांपती हुई दीप शिखा में मां आंगन बुहारती रोती रही। जैसे सूरज से डर गई हो नदी कोई, जैसे सूरज से डर गई हो नदी कोई। थम गया शोर, थम गया शोर, मित्रों ने विदा ली थमाकर स्नेहोपहार। थम गया शोर, मित्रों ने विदा ली थमाकर स्नेहोपहार। लौटती गई आंखों में दुआ थी तो अपना न होना भी था। लौटती गई आंखों में दुआ थी तो अपना न होना भी था। जैसे रात भर महफिल सजाए तारों से बिछुड़ जाता है अल सुबह कोई तारा। जैसे रात भर महफिल सजाए तारों से बिछुड़ जाता है अल सुबह कोई तारा। मैं भी छूट गया हूं, मैं भी छूट गया हूं तारों से, आकाश से, शहनाइयों और शोर के बीच। मैं भी छूट गया हूं तारों से, आकाश से, शहनाइयों और शोर के बीच। सूखे फूलों और विवाह में आई विधवाओं की तरह उदास और उदास। मैं भी छूट गया हूं तारों से, आकाश से, शहनाइयों और शोर के बीच। सूखे फूलों और विवाह में आई विधवाओं की तरह उदास और उदास। बहुत बेहतरीन कविताएं आपकी, बहुत प्रभावशाली है, बहुत ही ज्यादा। एक सवाल और है जो आम पूछा जाता है कि साहित्य जगत में कविताओं का कितना महत्व है। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि कविताएं हैं तो उनको प्रभाव डालना चाहिए, तो आपको ऐसा लगता है कि कविता लेखन से समाज पर कोई असर होता है, बुराइयों पर क्या दिखता है? मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि जो आदमी कविताएं लिखता है और जो कविताएं पढ़ता है और जो सुनता है, उन पर बहुत असर होता है। ये असर दीर्घकालिक होता है, बहुत लंबा होता है। उसके शब्द शायद उसकी स्मृतियों से बाहर हो जाएं, लेकिन उसकी अनुभूतियां बाहर नहीं जाती। अगर वो उसे पढ़ते हैं तो उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कविता एक शरीर का रूप धारण कर लेती है, और वो हर समय, जैसे बेताल विक्रमादित्य के पीठ पर चलता होता था, वैसे ही कविता की अनुभूतियां हमारे साथ चलती है, और उसके साथ हम एक यात्रा पर होते हैं। जिंदगी भर हमें वे चीजें कभी जाती नहीं, हमारी जिंदगी में वो चीजें कभी नहीं जाती, हम उसे महसूस करते रहते हैं। और दूसरी बात ये कि कविता हमें ये सहूलियत देती है कि हम अपने आसपास को बेहतर बनाने में थोड़ी सी भूमिका निभाएं, क्योंकि कविता में जो शब्द आते हैं वो व्याकरण सिर्फ नहीं है, असेंबलिंग नहीं है। आजकल जो एक तरह से कुछ लोग समझते हैं कि यह सब एक इवेंट जैसा हो रहा है, मैंने इसकी चर्चा कविता में भी की है कि अब साहित्य भी जैसे जैसे इवेंट मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है। जो चीजें कील की तरह गढ़ती हैं वो गढ़ती हैं। जो महसूस कर सकता हूं फूलों को, वो महसूस कर सकता हूं। तो ये जो पूरी चेतना है, पूरी संवेदना है, वो हमारे अंदर
बहुत सारी चीजें डालती हैं। अभी एक छोटी सी कविता मैं सुनाता हूं आपको कि कविता कैसे हमारे अंदर कुछ चीजें बदल देती हैं। जैसे मैं कविता के पहले था और कविता के बाद थोड़ी सी बदलाव आती है। तो एक छोटी सी कविता मैं सुनाता हूं आपको। बिल्कुल। उसकी उस कविता का शीर्षक है कोशिश। अब देखिए, इसका शीर्षक है कोशिश। तुम इतने बड़े क्यों हो ईश्वर, इतने तुम बड़े इतने बड़े क्यों हो ईश्वर कि पीढ़े पर चढ़कर भी बच्ची तुम्हारे गले में माला डाल नहीं सकती। तुम इतने बड़े क्यों हो ईश्वर कि पीढ़े पर चढ़कर भी बच्ची तुम्हारे गले में माला डाल नहीं सकती। या तो तुम झुक जाओ या बच्ची का सामर्थ्य ही बढ़ा दो। या तो तुम झुक जाओ या बच्ची का सामर्थ्य ही बढ़ा दो। या तो तुम थोड़ा आदमी हो जाओ, या तो तुम थोड़ा आदमी हो जाओ या उसे ही थोड़ा ईश्वर बना दो। ये कविता का शीर्षक है कोशिश। जी। अगर इससे थोड़ी सी बात ईश्वर को भी समझ में ना आए और थोड़ी सी बात मुझे समझ में न आए तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन गैप है। दोनों कोशिश क्यों नहीं करते? मैं ही कोशिश क्यों करूं? बच्ची कोशिश कर रही है, ईश्वर कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? कोशिश करनी, ये थोड़ी सी समझने की कोशिश है बस। मैं नहीं कहता कि मैं कविता में पूर्ण हूं या बातें कह डालता हूं, लेकिन कोशिश करता रहता हूं और शायद यही सभी करते हैं। और शायद यही एक बेहतर मनुष्य बनने और बनाने का सिलसिला जो कविता के जिम्मे है, शायद वो करती है, करती रहेगी। हाँ। एक सवाल मेरा कविताओं से इतर है, मैं ये पूछना चाह रही कि आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी वहां पर काम करते हैं मधुपुर में, तो मतलब किस तरह की गतिविधि रहती है आपकी? दरअसल मैं सामाजिक कार्यकर्ता मूलतः हूं नहीं। कुछ लोग मुझे इतिहासकार भी मानते हैं। मैं इतिहास लिखता हूँ, स्थानीय इतिहास, देशज इतिहास, वह भी नहीं हूं। दरअसल मैं सिर्फ एक कवि हूं। लेकिन कवि होने की शर्त यह है मेरे लिए कि मैं चीजों को बहुत देर तक उस जगह पर नहीं देख सकता जो कि गलत है। मुझसे नहीं रहा जाता है और शायद इसीलिए मैं कविता से बाहर निकल जाता हूं। कब मैं शब्दों को छोड़ दूंगा, मैं नहीं अटता हूं शब्दों में। मैं बार बार देखता हूं कि एक समय के बाद कविता संग्रह, कविताएं, डायरी के पन्ने सब रह जाते हैं और सामने जो चीजें आती हैं वो उससे मुकाबला करने के लिए आपको बहुत ऑक्सीजन की जरूरत है, बड़ा जिगर गुर्दा चाहिए। कविता में रहने के साथ साथ कविता के बाहर भी ये लड़ाई, निराला जैसे पहलवान थे और वो एक लड़ाई लड़ते थे। बाबा नागार्जुन एक लड़ाई बाहर बाहर भी लड़ते थे। कबीर ये काम बाहर बाहर, और रैदास भी ये बाहर बाहर भी लड़ते थे। तो कोई जुलाहे थे, कोई पहलवान थे, कोई मुक्केबाज थे, कोई संत थे, लेकिन इन सब के बाद भी वो अपने कर्म कर्म का भी काम करते थे। तो मुझे अभी, जैसे मुझे समाज सेवी का जो एक तमगा मुझे मिला, वो इसलिए कि मैंने यहाँ के एक बाकुलिया झरने को बचाने की कवायद करी, जिसको पत्थर माफिया ने तोड़ दिया था और वहां पर जाना मना था। वहां पर लोग कहते थे कि मत जाइए, नक्सलाइट आते हैं, क्रिमिनल्स आते हैं, आप अकेले क्यों वहां भटक रहे हैं। मैं वहां गया और 15 गांवों के लोगों को संगठित किया। महिलाएं जो ठेहुने तक अपने साड़ी को खोस कर, और जो धान काटने वाला जो कैंची होता है वो सब लेकर बहुत बड़ी मानव श्रृंखला बनाई। बुजुर्ग आए, युवा आए और समूचे झरने को घेर लिया हमने और गगनभेदी नारे लगे, जंगल जल जंगल जमीन की लूट, नहीं किसी को इसकी छूट। ये 10 बहियार तक सुनाई पड़ा, 10 कोस तक सुनाई पड़ा। और शायद इससे आगे भी जब महाश्वेता देवी ने सुना, जब राजेंद्र सिंह जो जल पुरुष हैं उन तक आवाज गई, जब महुआ मांझी जी ने सुना, जब वासवी जी ने सुना, तमाम लोगों ने सराहा और स्नेह दिया। और देखिए कि असर ये हुआ कि पत्थर माफिया भी वहां से हटे। वहां पर हमने बाकुलिया उत्सव मनाया, वहां पर सब लोग जुटे और ये आलम है अब कि माननीय मंत्री पर्यटन विभाग ने अब उसके लिए राशि आवंटित कर दी, विकास का काम शुरू हो गया। तो जहां पर
तो चीजें बदलती हैं और आपको बदलने की जो भीतरी शक्ति है वो कविताएं ही देती है। अकारण नहीं है रजनीश जी कि आज से करीब करीब 20-25 साल पहले जो मेरी किताब आई थी, चीख सकते तो पहले पेड़ चीखते, शायद उस किताब में जो बेचैनियां थी वो शायद इसी रूप में बह गई। और मुझे लगता है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी कविता है बाकुलिया झरना को बचाना, उसे संवारने की कोशिश करना। और इस तरह के और भी कई चीजें हैं जिसका जिक्र कालक्रम में होती रही, आपसे बहुत संवादें होती रहती हैं। जी तो मुझे लगता है कि समय समाज सेवा, हाँ जी 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 जी, अगर ये एक कवि जो है पान का पुड़िया खाकर, वो गुटखा खाकर बगल में फेंक देता है, तो मुझे वो सहन नहीं होती चीजें। भाई आप अगर खाते हो तो गलत है, अगर उसको वहीं पर फेंक देते हो तो और भी गलत है, और कविताओं में तब क्या होगा? जी। तो कवि सवाल तो कवि पूछेंगे। मन कवि मन संवेदनशील होता है, वो दिखता है ना। एक कविता मैंने हाल फिलहाल में आपकी फेसबुक पर पढ़ी थी, हड़बड़ी में प्यार, उसको सुना दे और उसके साथ ही हम लोग इसको समाप्त करेंगे इस बातचीत को। हाँ, ये कविता अभी मेरे सामने ही है। हाँ, अ, मैंने फेसबुक पर देखा आज, हाँ, सब कुछ हड़बड़ी में हो रहा है। जी। जो कुछ कर रहा हूँ, पूजा पाठ भी हड़बड़ी में, जी भगवान का नाम भी हड़बड़ी में, सब कुछ हड़बड़ी में ही हो रहा है और उसी में प्लानिंग भी हो रहा है। तो सब कुछ एक जैसे कई शादियों में हम जाते हैं तो रात भर तो सब लोग बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन सुबह होता है कि चेकआउट करना है। इस पर कभी लिखूंगा, तो चेकआउट करना पड़ता है तुरंत, जैसे अभी हम लोग कुछ देर में चेकआउट कर जाएंगे। जी बिल्कुल ये जो तो अभी ठीक से जिसे देखा नहीं, जिसे पकड़ पाया नहीं, जिसे छुआ नहीं, वहां से बिदागरी शुरू हो गई। तो बिदागरी शुरू थोड़ा हो हम लोग उस तरह से थोड़ा नॉस्टैल्जिक हैं। जी। पढ़ता हूँ, हालांकि इसमें थोड़ी रफ है, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ, मुझे उतना रफ उफ के लिए चिंता नहीं है। हड़बड़ी में है प्यार, हड़बड़ी में है प्यार कि कब रिश्तों में बदल जाना है। हड़बड़ी में है प्यार कि कब रिश्तों में बदल जाना है। मुलाकातों और बातों को क्या कहीं एक ही जगह टिक जाना है। मुलाकातों और बातों को क्या कहीं एक जगह ही टिक जाना है। आंखें क्यों काजल भरी है डबडबाई, आंखें क्यों काजल भरी है डबडबाई, जब किसी देखने वाले को दिखती ही नहीं है। आंखें क्यों काजल भरी है डबडबाई, जब किसी देखने वाले को दिखती नहीं है। अबरख की तरह चमकती हुई बेशुमार यादें, अबरख की तरह चमकती हुई बेशुमार यादें, स्याह समय में इत्मीनान का सुख नहीं जानती। अबरख की तरह चमकदार बेशुमार यादें, स्याह समय में इत्मीनान का सुख नहीं जान पाती। यदि आपके पास वक्त नहीं है तो, यदि आपके पास वक्त नहीं है तो गुलाब और रजनीगंधा के फूलों की संभावनाओं से भरे एक स्त्री के रूप में बदल जाने की कथा के बारे में आप कुछ नहीं जान पाए। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।